बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। दोपहर के 4 बज चुके हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी, प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में कल 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी की तकरीबात और उससे कबल जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा सिक्योरिटी जो है वो चैलेंज रही है और इस हवाले से आज भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात किए जा रहे हैं। जहां जहां पर भी 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी की निस्बत से तकरीबात का इनेकाद होगा, वहां वहां पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। हसास इलाकों के अंदर भी सिक्योरिटी की बारी नफरी को तैनात किया जा चुका है और खासतौर पर शहरी श्रीनगर में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। और इसके अलावा जगह जगह पर लोगों की जामा तलाशी ली जा रही है। सिक्योरिटी की इजाफी जो तादाद है, नफरी है, उनकी तैनाती भी अमर में लाई गई है। न सिर्फ इतना बल्कि ड्रोन के जरिए भी सूरत हाल पर निगरानी रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ फ्रंटलाइन पर नजर आ रहे हैं। लाल चौक हो, बख्शी स्टेडियम हो या डाउनटाउन के कुछ एरियाज हो या पूरा शहर हो, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के अंदर मुनक्कद होगी, जहां पर जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे और परचम कुशाई करेंगे। और जम्मू के एमएएम स्टेडियम में भी दूसरी बड़ी फंक्शन होगी, दूसरी बड़ी तकरीब होगी, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो मुशीर है आरआर भटनागर, वो परेड पर सलामी लेंगे, परचम कुशाई करेंगे, कौमी तिरंगा लहराएंगे। और इस तरह से इस बार भी इस दिन की मुनासबत से जो इंतजामात है उनको हतमी शक्ल दी गई है। और इस बार यह भी कहा गया है कि पिछले साल की तरह इस बार भी टेलीकम्युनिकेशन, चाहे इंटरनेट हो या मोबाइल कॉलिंग सर्विस हो, वो इफेक्ट नहीं हो जाएगी। और ये कहकर सरकार जो है ये बतलाने की कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब सब कुछ बदल रहा है। फैसल रियाज शहरी श्रीनगर से बराह रास्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। फैसल, आप भी बहुत हालात पे नजर रखे हुए हैं और क्या कुछ सूरत हाल अभी शहर की है और सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के अंदर जो है मुनक्कद होगी। और इस बार भी जैसा कि इस बार भी एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार ने कल ही कहा है कि 3 टायर सिक्योरिटी होगी और उसके साथ साथ ड्रोन के जरिए भी खास निगरानी रखी जाएगी। तो कहां कहां पर तलाशियां भी ली जा रही हैं और किस तरह का सिक्योरिटी सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि जब भी 15 अगस्त आता है तो उसके हवाले से जो तकरीबात होती है उससे पहले ही सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाते हैं। और इस बार मैं आपको बता दूं कि 10 सालों बाद बख्शी स्टेडियम में इस बार सबसे बड़ी तकरीब होने वाली है, जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तकरीब की सदारत करेंगे। तो उसके साथ जो सिक्योरिटी की बातें करें तो सिक्योरिटी के हवाले से पहले ही सिक्योरिटी को हतमी शक्ल दी गई थी। आज से बिल्कुल 5 दिन पहले जब चेकिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, नाके बढ़ाए गए थे, चेक पॉइंट्स बढ़ाए गए थे। उसके साथ जो इजाफी तैनात है वो अमल में लाई गई थी और कहा गया था कि इस बार 3 टायर सिक्योरिटी अमल में लाई जाएगी और उसके साथ साथ उसके जरिए भी सर्वेलेंस की जाएगी। जैसा कि आज सुबह से ही देखा गया कि वक्फे से लगातार सुबह से ही चेकिंग का सिलसिला जारी है, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस के नौजवान हो, आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो, वो लगातार सड़कों पे निकल रहे हैं और गाड़ियां हो, गमगीर हो, इसके साथ जो 2 व्हीलर्स हो उनकी तलाशी ली जा रही है, उनकी डिक्कीज खोली जा रही है, गाड़ियों की कार्ड चेक किए जाते हैं, गाड़ियों में क्या है या बाइक्स की डिक्कीज में क्या है वो चेक किया जाता है, डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। उसके बाद ही उनको आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। वही आपको बता दें कि कल जो सबसे बड़ी तकरीब है वो बख्शी स्टेडियम में होने वाले, जिसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले ही डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि आम लोगों से शिरकत की अपील की थी कि आम लोग आए और वहां पे वो शिरकत करेगा। इसके हवाले से कर डीजीपी ने भी कहा था कि लोग आएंगे तो जितने जरूरी इंतजाम होंगे सिक्योरिटी के वो किए जाएंगे और लोगों को किसी तरह की कोई मुश्किलात न हो, इसे हम भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे। वही एडीजीपी ने भी क्लियर किया था कि इस बार 3 टायर सिक्योरिटी रहेगी, ड्रोन्स के लिए सर्वेलेंस रहेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो सड़कों पे होगी। लगातार कोशिश होगी कि सिचुएशन जो है बड़े नॉर्मल तरीके से हो। इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि जो डिविजनल कमिश्नर है उन्होंने एक निजी टेलीविजन के साथ इंटरव्यू में कहा था कि इस बार भी किसी तरह की कोई टेलीकम्युनिकेशन ब्लॉकेड नहीं होगा, इंटरनेट
बहाल होगा, दुकानें खुलेगी, मोबाइल फोन चलेगा और ट्रैफिक की आमदरफ्त भी बराबर जारी रहेगी। किसी तरह की कोई बंदिश किसी इलाके में नहीं रहेगी, सब कुछ नॉर्मल तरीके से रहेगा। बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल तरीके से होगा, लेकिन नॉर्मल हमें ये चीज नजर नहीं आ रही है कि जो लोगों को रोका जा रहा है और लोग जो है इस हवाले से शिकायतें भी कर रहे हैं कि ट्रैफिक जैम के मनाजिर भी इस चीज से देखे जा रहे हैं, क्योंकि तलाशी कार्रवाई, हालांकि एक प्रोटोकॉल है सिक्योरिटी का, लेकिन उसके बावजूद लोग इस तरह की चीजें कह रहे हैं कि उनसे बारीकबीनी से तलाशी ली जा रही है, पूछगछ की जा रही है। बिल्कुल जिस तरीके से आपने भी कहा कि ये प्रोटोकॉल है, ऊपर से आपको देखिए कि इस बार बड़ी तकरीब होने वाली है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था कि लोगों को इनवाइट किया जाता था कि आप तकारीब में शिरकत कीजिए, लेकिन कल भी ड्यूकॉम कश्मीर ने अपील की थी और उससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि लोगों को इनवाइट किया था कि आप तो कहीं ना कहीं ये चीज होगा कि हर एक की पूछताछ की जाएगी। जब लोगों का जमावड़ा शिरकत करेगा, लोग आएंगे, तो वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन सकती है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि किस तरीके से वो इसको हैंडल करेंगे। अब थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस होती है लोगों को, ट्रैफिक जैम से आपने भी कहा कि नाके जो लगाए गए उसके नतीजे में ट्रैफिक जैम होता है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं ये प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं लोग भी अब कोऑपरेट करते हैं और लगातार आप देखिए सिक्योरिटी एजेंसीज भी लगातार लोगों से कह रहे हैं कि आप कोऑपरेट कीजिए, अगर किसी तरह की कोई आपको होती है सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से आप थोड़ा बहुत कॉप कीजिए, क्योंकि ये सारा कुछ प्रोटोकॉल की वजह से हो रहा है। तकरीब अच्छे से हो, लोगों को कोई मुश्किलात ना हो, जो भी तकरीब यहाँ पे होगी वो खुश असलूबी से अदा हो, पूरा तरीके से अदा हो। फैसल चूंकि ये कल की तकरीब है, लेकिन एक और खबर ये भी है कि आज शाम 6:30 बजे के करीब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा श्रीनगर के अंदर जो लाल चौक मार्केट जिससे अपग्रेड किया गया है इस एतबार से कि काफी डेवलपमेंटल वर्क्स जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर वहां पर हुई है, आज शाम वो इसकी इनॉग्रेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं? देखिए आपको मैं बता दूं, बंदोबस्त तो मुकम्मल किए गए, लेकिन अभी आपके देखिए जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो अभी यहाँ पे वारिद हो गए, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या ब्लैक कमांडो हो, उसके साथ साथ जो बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज हो, SCRP हो, SSB हो, वो इस वक्त यहाँ पे और सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए, लेकिन इनॉग्रेशन की जहां तक बात है वो भी मुकम्मल हो गई है, काम कंप्लीट हुआ है और 6 बजे के करीब लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे पहुंचे और जो प्लाजा बनाया गया है लाल चौक का, या पूरा रेजिडेंसी रोड जो डेवलप किया गया है जिसमें फुटपाथ बनाए गए, इल्यूमिनेशन की गई, मैग्नेमाइजेशन की गई, पार्किंग स्लॉट बनाए गए, उनकी इनॉग्रेशन हो गई। और इसके साथ साथ जो खास बात है, जो तवारीखी लाल चौक है उस पे जो रिनोवेशन की गई है, उसके साथ साथ जो घंटाघर पे रिनोवेशन की गई है उसकी वो इनॉग्रेशन करेंगे। और वहां पे दुकानदार भी काफी ज्यादा खुश है, दुकानदार भी शिरकत करे, क्योंकि करीबन 1 साल बाद ये काम जो रुकेगा कंप्लीट होगा, क्योंकि बहुत सारा डिफिकल्टीज जो है दुकानदारों ने भी फेस की थी, उनका कारोबार वहां पे सफर हो रहा था, गर्द गुबारा वहां पे होता था, ट्रैफिक मैच रहता था। सबसे बड़ी अहम चीज जो है वो ड्रेनेज है, शहर के अंदर की ड्रेनेज काफी फेलियर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से फिर थोड़ी सी बारिशें होती हैं तो पानी से सड़कें जो है वो ज़ेरियाब आ जाती हैं। तो जो ये प्रोजेक्ट या जो ये स्ट्रिप यहाँ पर ठीक की गई है तो उसमें ड्रेनेज का किस तरह का निज़ाम है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि पोलो व्यू हो, बारिशें हुई हैं और उसके बाद वहाँ पर समंदर जैसा जो अक्स था या शक्ल थी वो नजर आ रही थी। तो लाल चौक के अंदर क्या इस तरह का प्रोगेटिव रखा गया है? देखिए फिलहाल तो जो सीओ स्मार्ट से आमिर अतर का उनका कहना है कि हमने डबल लेन ड्रेनेज जो है इस लाल चौक में रखी है, खासकर जो घंटाघर का एरिया है वहां पे रखी है, वहां पे किसी तरह का कोई ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जहां तक पोलो व्यू की बात है, हकीकत है कि पोलो व्यू के दुकानों में पानी भरा था, लेकिन उसकी क्लियरेंस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मांगी थी। जैसा कि हमारे सामने आमिर से पूछा गया था कि वहां पे पानी क्यों जमा हुआ था, उस पर जवाब देते उन्होंने कहा कि वहां पे कुछ पुराना ड्रेनेज था, वही ड्रेनेज का पानी जो इन दुकानों में चला गया, जो हमने नया ड्रेनेज वहां पे बनाया है पोलो व्यू में उसका कोई फेलियर नहीं है, वो बाज़ाब्ता तौर पर ठीक है। अब जहाँ पे लाल चौक के रेजिडेंसी एरिया की बात करें, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमने दो सिस्टम यहाँ पे रखे हैं, 2 ड्रेनेज हमने यहाँ पे रखे, उनके दोनों आउटलेट्स भी बनाया है, एक कोर्ट रोड में रखा है और एक यहाँ रीगल लेन में रखा है, जो कि पानी को बाहर कर देते हैं। तो फिलहाल अब देखने वाली बात होगी जब बारिश होगी तो किस तरीके से ड्रेनेज वर्क करेगा और किस तरीके से पानी आउट होगा। बिल्कुल उम्मीद यही करते हैं कि इस बार जो पैसा खर्च किया गया है ये कोई टेम्पररी पैसा खर्च तो नहीं किया होगा, बल्कि इसके दूरस्थ नताइज जो है वो निकल आएंगे। फैसल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को लेकर भी और सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर भी अपने जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करने के लिए। और ये लाल चौक के मनाजिर हैं, हालांकि काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी पैसा भी इस पर खर्च हुआ है, जिसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खर्च किया गया है। हालांकि लाल चौक इसके पेरिफेरीज के अंदर भी स्मार्ट सिटी जो है के प्रोजेक्ट्स अभी ज़ेर तामीर है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर लाल चौक का ये घंटाघर का एरिया काफ़ी मरकजी अहमियत रखता है
और इसकी ब्यूटिफिकेशन और यहाँ इसकी प्रोजेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस हवाले से आज शाम 6:30 बजे के करीब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इसकी इनॉग्रेशन करेंगे। लेकिन जो ही इसकी इनॉग्रेशन होगी उससे कबल ही हमने या हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज ने दुकानदारों के साथ बात की। दुकानदार काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं इस एतबार से कि 8 माह के बाद उन्हें अब ये तवक्का है कि जब ये बाजार खुलेगा और यहाँ पर ट्रैफिक और उसके साथ साथ लोगों की आवाजाही रहेगी तो उसके बाद वो अपना काम फिर से शुरू करेंगे। उनका कहना था कि 8 माह तक तकरीबन उनका ये कारोबार काफी मुतासिर रहा, लेकिन अब उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और उम्मीद ये भी है कि जो कस्टमर्स हैं, जो खरीदार हैं, उनका फुटफॉल भी इस मार्केट के अंदर बढ़ेगा, जिससे दुकानदार जो है वो खुद कफील हो सके। बहुत खुशी हो रही है, जैसे काम कंप्लीट हो गया है और आज इनॉग्रेशन होने वाली है। अब यही होप है हमारी कि अब फुटफॉल बढ़ेगा यहाँ पे। दुकानदार जो बहुत सफ़र किया है इन्होंने अभी तक 7-8 महीने से, उनका काम अब थोड़ा सा रिवाइव हो जाएगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही गुजारिश है कि अब तो काम कंप्लीट किया, बट एसएसपी ट्रैफिक से हमारी गुजारिश है कि अब जो हमारा कमर्शियल ट्रैफिक यहाँ से चल रहा था वो रिवाइव हो जाए, वो वापस चले। और दुकानदारों की एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, आज दुकानदार बहुत खुश है, जैसे कि आज इनॉग्रेशन हो रही, जिन्होंने सफ़र किया और बाकी चीज़ें थी। बस अब ऊपर वाली सी होप है और बाकी दुकानदारों से। आपको लगता है कि जिससे अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीशन हो गई है, काम का हो गया आज, तो शुक्र है, गर्दा गुब्बारा ख़त्म हो गया, जो रेनोवेट हो गया, हमारा क्लॉक टावर भी आ गया, बहुत अच्छा हो गया। अब रही बात जो फुटफॉल का ये ऐसा है, तो जो कि हमारे लोकल और नॉन लोकल टूरिस्ट आते हैं, तो रही बात उनको तो देखना था ये घंटाघर कैसा बन गया। सिटिंग अरेंजमेंट रही है, बन गई है, मगर वहाँ पर कॉन्वेंस जो है ना वो तो होना चाहिए, उनको पार्किंग स्लॉट होना चाहिए था, जैसे 10 मिनट का 5 मिनट का तो होना ही चाहिए था। और रही बात अगर लोकल गाड़ियों को भी छोड़ते ना वहाँ पर तो अच्छा रहता, लाल चौक की ओर क्यों फुटफॉल उससे बढ़ जाता। लाल चौक के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं कि जो गर्दो गुबार, जो डस्ट यहाँ पर हुआ करता, क्योंकि जारी कंस्ट्रक्शन था तो उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि वहाँ गर्दो गुबार भी होता, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि उसमें अब नरमी आ जाएगी, आसाइश आ जाएगी। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में 3 दहाइयों से जो तनाजा था वो कुछ लोगों का कारोबार था। यानी जो कश्मीर के अंदर सूरत हाल बनी हुई थी, जो तनाजा था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो कुछ लोगों का कारोबार था, जिन्होंने अपनी तिजोरियां भरी, जबकि आम आदमी को हर महाज पर नुकसान उठाना पड़ा। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा। हालांकि ये बात उन्होंने आज इको पार्क गांदरबल कंगन के अंदर, सोनमर्ग के अंदर भी कही है, और कल भी उन्होंने ये जबरवन पार्क श्रीनगर में कही है। उन्होंने कहा सोनमर्ग में गोल्डन ग्लोरी इको पार्क और मेरी माँ मेरा देश के तहत मुख्तलिफ दीगर तकरीबात का इफ्तिताह करने के बाद एक इज्तिमा से खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि 3 तवील दहाइयों से कश्मीर के चेहरे पर तनाजात का टैग दरहकीकत कुछ लोगों के लिए एक बेहतरीन कारोबारी मौका था, जिनका पहला मौका था अपनी जेबें भरने को तरजीह दी गई है, जबकि एक आम आदमी को हर महाज पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंटों के ताबूत में आखिरी कील ठोक रही है और अमन को एक मुस्तकिल खुसूसियत बनाने के लिए मिलिटेंसी के पूरे माहौलियाती निजाम को खत्म कर रही है। इन्हीं बातों का इजहार एलजी मनोज सिन्हा ने कल शाम जबरवन पार्क श्रीनगर में भी एक तकरीब के दौरान किया था। आज से 4 साल पहले यहाँ जो व्यवस्था थी, क्या वो हमें आधुनिकता के रास्ते पर ले जा सकती थी? क्या उस व्यवस्था में हम अपनी मर्जी के मालिक थे? अवाम की हर जुबान यही कहेगी कि हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं थे, हम अपनी मर्जी से जी नहीं सकते थे। जनवरी में हड़ताल और बंद का कैलेंडर निकलता था। अवाम के भोले भाले नागरिक के जीवन की डोर किसी और के हाथ में सौंप दी जाती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने प्रॉफिटियर्स
और पपेटियर्स दोनों की दुकानें बंद करके आवाम के जीवन की डोर पुनः आवाम के हाथों में सौंपने का काम किया है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पैदा किया आजकल बौखलाए हुए हैं। टूरिज्म को लेकर सीमावर्ती गांवों के विकास आदि के संदर्भ में अनर्गल बातें फैलाई जा रही हैं। मुझे इनके चेहरे बताने की जरूरत नहीं है। शांति, तरक्की, आम आदमी की स्वतंत्रता के इन दुश्मनों का चेहरा जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा पहचानने लगा। आज ये लोग खुद इररिलेवेंट हो गए। आज अवाम बिना किसी भय, बिना किसी दबाव के उन रास्तों पर चल रही है जो उसके परिवार और उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य का रास्ता बनाती है। हमारे कश्मीर के नौजवानों को सही रास्ते से भटकाया गया। कोई भी बच्चा स्टोन पेल्टर पैदा नहीं हुआ था। उन्हें चंद कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स ने अपने फायदे के लिए उनके हाथों में पत्थर पकड़ाने का काम किया था। उनकी मासूमियत का फायदा उठाकर उन्हें बहकाया गया था। यहाँ के नौजवानों में अथाह टैलेंट है, लेकिन उसे दरकिनार करते हुए उन्हें गलत रास्ते पर डाला गया। आज जब उन्हें स्वच्छंद वातावरण मिला है तो उनकी प्रतिभा को खिलने का अवसर भी मिला है। मैं अनेक नौजवानों से मिलता रहता हूँ, वो अपने लिए और आवाम के लिए इस इज्जत को पाना चाहते हैं, वह कुछ नया निर्मित करना चाहते हैं। उनके लिए शांति और मोहब्बत सबसे बेशकीमती तोहफा है। मैंने उनके मन में दृढ़ता देखी है कि जिस वजह से यहाँ आवाम को 30-35 सालों तक घुटन में जीना पड़ा, वैसी व्यवस्था को भविष्य में आने नहीं देना है। इसका संकल्प इस आजादी के अमृत इधर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस मजबूत है और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जुडिशरी पूरी दुनिया में मानी जाती है और दावेदार जम्मू कश्मीर की आवाम है इंसाफ के लिए इस सबसे बड़ी अदालत में, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से काफी उम्मीदें हैं। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी आज श्रीनगर के अंदर काजी मोहम्मद अफजल के फर्जंद उमर अफजल जो है उसकी अपनी पार्टी में शमूलियत के सिलसिले में मुनक्कदा एक तकरीब से खिताब के बाद मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब दे रहे थे। ये गांदरबल से आए हुए लोग हैं जो साबिका पीडीपी लीडर काजी मोहम्मद अफजल के फर्जंद है और आज उन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि कश्मीरी कोई ऐसी शाई नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे खरीदा और बेचा जाए। हम इंसान हैं और जी इज्जत इंसान है। हम आधी रोटी खाएंगे पर न सर झुकाएंगे, लेकिन हमें हिंदुस्तानी होने पर भी फख्र है। देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको सच बताऊं, हम ना कोई अशिया है जिसे खरीदा और बेचा जाए, ना हम इंसान हैं, जी इज़्ज़त लोग हैं। जम्मू कश्मीर के लोग जी इज़्ज़त हैं। कहते हैं ना, आधी रोटी खाएंगे अपना सर नहीं झुकाएंगे, लेकिन हमें फ़ख्र है अपने हिंदुस्तान में। आज भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह है वो कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए, तो उस पर डॉक्टर साहब के अपने व्यूज़ हैं। अगर वो जम्मू कश्मीर को दिल्ली के साथ बातचीत कराएं, वो ज़्यादा कामयाब रहेगा। क्यों? जम्मू कश्मीर के लोगों के मसलों को हल करें। और एक बेड़ा जो उन्होंने 370 का उठाया था जब वो 2019 में इलेक्शन के लिए सामने आए, तो मुझ जैसे लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया। उन्होंने कहा था मैं बचाऊंगा, उसमें तो वो नाकाम हो गए, बचाने में तो नाकाम हो गए। अब वो क्या क्या बातें कहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी समाप्त चली रही है आर्टिकल 370 की, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया है। एक पार्टी कह रही है कि हम ही लड़ रहे हैं, दूसरी पार्टी कह रही है हम ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी है। देखिए, मुझे ये मालूम नहीं, जो भी लड़ रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़ रहा है कि मुझे नहीं लगता है ज़ात के लिए कोई लड़ रहा होगा। और अगर कोई ज़ात के लिए लड़ रहा है वो क्लियर करें, फिर उनकी ज़ात को श्रद्धांजलियाँ भी देंगे और मुबारकबादी भी दे देंगे। क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, अल्लाह करे, क्योंकि मुझे लगता है हिंदुस्तान की जुडिशरी दुनिया में मानी जाती है। इंसाफ के दावेदार हैं ये जम्मू कश्मीर के लोग, दावेदार हैं। ये एक फर्द नहीं है, एक जमात नहीं है, एक खिता नहीं है। सभी मजहब के लोग, सभी खितों के लोग जम्मू कश्मीर के
तिरंगा हाथ में उठाना काफी अहमियत नहीं रखता है, बल्कि अहमियत ये रखता है कि ये दिल से उठाया जाए या डर से उठाया जाए। इन बातों का इजहार पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने किया। हांजुरा मीडिया के नुमाइंदों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम और वजीर दाखिला से मैं अपील करता हूं कि वो अवाम के दिल जीते। महबूबा मुफ्ती ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि जवाहरलाल नेहरू के वक्त अवाम के समंदर में लोगों ने दिल से तिरंगा लहराया था और 5 अगस्त साल 2019 के बाद दिल जीतना तो दूर बल्कि अवामी जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये गुलाम नबी लोन हांजुरा ने कहा। हर एक डर की वजह से, खौफ की वजह से अगर कोई झंडा लहराता है या कोई अपनी मर्जी से लहराता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं यही अपील करूंगा कि यहाँ के लोगों के दिल जीतने की कोशिश की जाए। तो बीजेपी ने काफी ज्यादा तनकीद का निशाना यहाँ पर पीडीपी को बनाया है जी। कहा था कि जिस तरह से महबूबा जी ने बोला था कि यहाँ कोई हाथ नहीं रहेगा जो तिरंगा उठाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि एक तो बात है कि तिरंगा लहराने की बात, एक तो ये है कि मैं किसी डर की वजह से, किसी खौफ की वजह से तिरंगा लहराऊं, एक ये बात है। दूसरी बात यह है कि मैं अपने दिल से इस तिरंगे की इज्जत करूं, इसके आबरू को बरकरार रखूं, वो दूसरी बात है। और मुझे जो लगता है, जो आप कहते हैं कि महबूबा जी ने जो कहा, उसने कोई गलत बात नहीं कही है। उसने यही बात कही है कि 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लाल चौक में तिरंगा लहराया था, लेकिन उस वक्त लोगों की शमूलियत उसमें थी। और आज की जो बात है, आज जो हम देख रहे हैं कौन झंडा लहरा रहा है, तो उस पर ज़्यादा हम बहस नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है, ये मैं अपील करना चाहूँगा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से, कि यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की कोशिश करें। तिरंगा तो कोई भी लहरा सकता है, लेकिन अगर वो अपने दिल की बात सुने और दिल से ये लहराए तो उसमें एक शान है। तो मुझे लगता है कि उनको वो कोशिश करनी चाहिए। उनको ये नहीं दिखावा करना चाहिए कि जी जम्मू कश्मीर में हर एक के हाथ में तिरंगा है। उनको ये सोचना चाहिए, इस पे सोच विचार करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के कितने लोगों का दिल उन्होंने जीता है। वो तो हमें पता है 5 अगस्त 2019 के बाद उन्होंने यहाँ के लोगों के दिलों को मजबूर कर दिया। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान मीरहिलाल हांजुरी को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।